नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 34 और ये 34वीं यूनिट का हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले जो दो पार्ट थे उन दो पार्टों में हमने जो पिछले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए थे 2010 से और 2018 का जो पेपर लगा था वहाँ तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको व्याख्या सहित हमने दोनों पार्टों में पढ़ा था। आज से हम तीसरे पार्ट से हम जो आरटी एक्ट जो आपकी लास्ट यूनिट है स्कूल मैनेजमेंट की फर्स्ट ग्रेड में उसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे प्रश्नों में भी मैंने आपको व्याख्या बताई थी, तो व्याख्या कहाँ से थी, किस प्रकार से थी, तो यहाँ हम पूरा जो डिटेल है इस यूनिट का आरटी एक्ट 2009 का वो यहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो आरटी एक्ट 2009 है उसका जो परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, इसमें लागू करने में कितने दिन लगे, कहाँ से इसको लागू करने की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हम परिचय में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला जो पार्ट होगा उसमें इसकी जो अध्याय और धाराएं हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अध्याय और धारा पढ़ने के बाद में हमारा जो ये यूनिट है ये पूरा हो जाएगा और इस यूनिट के पूरा होने के साथ ही हमारा जो सिलेबस है, जो 15 क्वेश्चन का जो प्रथम पेपर में जो आएगा स्कूल मैनेजमेंट, वो भी पूरा हो जाएगा। ये हमारी लास्ट यूनिट है। तो शुरू करते हैं आरटी एक्ट 2009 के परिचय से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर लिखा हुआ है आरटी एक्ट 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त इतिहास। तो सबसे पहले हम जो शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि आरटी एक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म यही है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो अधिनियम बनाया गया 2009 में, इससे पहले इस शिक्षा के अधिकार का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये समझ में आ जाएगा कि आरटी एक्ट 2009 लागू करना क्यों आवश्यक हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो बिंदु है इतिहास का, कि सर्वप्रथम भारत में संविधान लागू होने पर अनुच्छेद 45 में शिक्षा के अधिकारों की बात की गई। तो जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें विभिन्न अनुच्छेदों में जो अनुच्छेद 45 है वहाँ से शिक्षा के अधिकारों की बात होती है, क्योंकि सर्वप्रथम गणतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद भारत में अनुच्छेद 45 में शिक्षा के अधिकारों की बात की गई। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी बन सकता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकारों की बात की गई। तो हमारा जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 45। तो इस अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया? तो इस अनुच्छेद 45 में कहा गया कि इसमें उल्लेख किया गया कि सभी राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि तक सभी बालक बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। तो इस अनुच्छेद 45 में राज्यों को निर्देश दिया गया कि सभी राज्य संविधान लागू होने के प्रारंभ से 10 वर्ष तक, यानी 1950 में लागू हुआ तो 1960 तक की इनको सीमा दी गई कि 10 वर्ष की अवधि में जितने भी बालक बालिकाएं हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष तक है उनको अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ही बात की गई है। तो इसकी जो शुरुआत है वो वहीं से हो जाती है जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अनुच्छेद 45 में राज्यों को निर्देश दिए गए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में है कि आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की नीति बनाएगा। तो अनुच्छेद 45 के बाद में हमारा एक संविधान संशोधन होता है जिसको हम 86वां संविधान संशोधन कहते हैं, और ये 2002 में होते हैं। महत्वपूर्ण और एक बहुत ही इसको शिक्षा की दृष्टि से संशोधन मान सकते हैं, इसीलिए फेमस संविधान संशोधन है। 42 और 86वां ये दो ऐसे संशोधन हैं जो बहुत ही विस्तृत रूप से लागू हुए और इनका महत्व हमारे नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि 86वां संशोधन, ये आप पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, 2002 में हुआ था, जिसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया शिक्षा से संबंधित? तो वो अनुच्छेद है 21 क। इसमें भी वही बात कही गई
जो अनुच्छेद 45 में कही गई थी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की नीति बनाएगा। कौन? राज्य बनाएगा। तो इसमें भी राज्यों को निर्देश दिए गए। और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 क में 11 जोड़ा गया। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 क तो जोड़ा ही गया, उसके साथ साथ जो भाग 4 क है उसमें जो मूल कर्तव्य थे 51 क में, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसको हम तय नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वर्णमाला में जब हम गिनती करेंगे तो 11वें नंबर पर टय आता है, तो इसको टय भी आपको मिल सकता है, 51 टय। तो ये कौन से भाग में है? भाग 4। और अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। और इसमें मूल कर्तव्य कौन सा है? 11। इस मूल कर्तव्य को जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं और इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? तो अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत माता पिता या संरक्षक, यानी ऐसा कोई बालक जिसके माता पिता हों उनके लिए, या फिर ऐसा कोई बालक हो जिसके माता पिता न हो, तो संरक्षक के लिए ये निर्देश किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों ही जगह जो उम्र रखी गई थी वो 6 से 14 वर्ष तक रखी गई थी। और सब में निर्देश दिए गए कि इन बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे और वो जो शिक्षा होगी वो अनिवार्य और निःशुल्क होगी। तो इस तरह से ये इतिहास रहा है, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ जाकर के ये ख़त्म होता है। आगे चलकर 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो बालकों के लिए 2009 में, यहाँ आपको बालकों के लिए आपके नोट्स में लिखना है कि आगे चलकर क्या मतलब है कि 2002 के बाद 2009 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जिसको हम 2009 जानते हैं। ये हमने व्याख्या में भी पढ़ा था, ये जो बिंदु है कि 4 अगस्त 2009 को भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए लोकसभा में बिल पारित हुआ। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि आरटी एक्ट 2009 लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को। या फिर लोकसभा नाम ना आए तो भी आपको जो तारीख है वो 4 अगस्त 2009 ही याद रखनी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित हुआ। तो उस तारीख में भी आपका जो जवाब होगा वो 4 अगस्त 2009 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो बिल है वो राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका था और राज्यसभा में पारित होने के बाद इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। इसलिए जो भी अधिनियम बाद वाली संसद में पारित होता है उसी को उस बिल के पारित होने की तारीख मानी जाती है। तो 4 अगस्त 2009 को यह जो बिल है वो लोकसभा में पारित होता है। अब ये जो बिल है इसका जो पूरा नाम है वो भी कई बार पूछ लेता है, तो पूरा नाम देखते हैं, जिसका पूरा नाम निम्नानुसार है। क्योंकि अभी तक हमने संक्षिप्त नाम पढ़ा है आरटीई, शिक्षा का अधिकार, तो इसका पूरा नाम है, जिस नाम से ये बिल पास होता है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल। तो ये इसका पूरा नाम है, जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले की जो मनोदशा है उसका कोई पता नहीं रहता है कि वो कहाँ से प्रश्न बना ले। तो ये पूरा नाम भी पूछ सकता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पूरा नाम क्या है। तो पूरे नाम में ज़्यादा शब्द तो बदलते नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ 2 शब्द आ रहा है तो उसकी जगह वो 4 रख देगा और ऑफ की जगह मान लीजिए वो 2 रख देगा। तो इस तरह से वो जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनको बदल देते हैं और उसमें जैसे फुल फॉर्म भी पूछता है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑफ है और यहाँ पर 2 है। इस तरह से ये पूरा नाम आपको याद रखना है। किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाए आप पीछे ना रहें। तो उसके बाद लोकसभा में पारित हुआ और उसका पूरा नाम हमने यहाँ पर देखा है। फिर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? तो 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर होते हैं। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि 4 अगस्त से पहले ही ये राज्यसभा में पारित हो चुका था, तो वो तारीख भी मैंने प्रश्नों की व्याख्या में भी बता दी थी। लेकिन यहाँ डिटेल से पढ़ रहे हैं तो हमारी निरंतरता तभी बनेगी जब उन सारी चीज़ों को हम क्रम से पढ़ेंगे। तो 20 जुलाई 2009 को राज्य में पहले ही पारित हो चुका था। राज्यसभा, यहाँ पर सभा शब्द और लिखना है, जो भी है जल्दबाजी में ये छूट जाते हैं, उन शब्दों को आपको मैं बताते जाता हूँ, आपको लिखना है। तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पहले ही पारित हो गया। तो इस तरह से आपको ये जो तीनों डेट्स हैं वो याद रखनी है। पहली डेट है वो 20 जुलाई जो राज्यसभा में पारित होती है, उसके बाद में 4 अगस्त लोकसभा में पारित हुआ, और उसके बाद में 26 अगस्त जो राष्ट्रपति के यहाँ पर साइन होते हैं। तो इस तरह से आपको सारी डेट्स याद रखनी है, जो ऊपर भी मैंने आपको अलग अलग बिंदुओं में बताई है कि लोकसभा में 4 अगस्त को ये पारित होता है, 26 अगस्त को राष्ट्रपति के इस पर साइन होते हैं, और 20 जुलाई को ये राज्यसभा में पारित हो जाता है। अब हम बात करें कि ये जो अधिनियम पारित होता है ये कौन सा अधिनियम था? तो संविधान लागू होने के बाद ये 35वां अधिनियम था। यानी कोई भी अधिनियम पारित होता है उसको संख्या दी जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन सा अधिनियम था। तो आपको याद रखना है 35वां अधिनियम था। लागू कब हुआ? तो लागू होने की जो तारीख है वो है 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो इस पॉइंट में आपको, ये पहले आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही सरल बिंदु था, और ये रीट वगैरह में भी इस तारीख को हमने खूब याद किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, केवल एक राज्य को छोड़कर, और राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर के ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी वे सरकारी व गैर सरकारी प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आते हैं जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होता है। तो यहाँ पर जो लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 को, तो किन किन विद्यालयों में लागू हुआ ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था। तो पीछे प्रश्न एक आया था कि कौन से विद्यालय में बालक शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन था सरकारी, गैर सरकारी, निजी। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो इस बिंदु से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये जो अधिनियम है वो किन किन पर लागू होगा। यानी सरकारी विद्यालयों पर भी लागू होगा और गैर सरकारी विद्यालयों पर भी लागू होगा। तो कौन से सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों पर यह लागू होगा? तो वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक या माध्यमिक ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण होता है, उन सभी विद्यालयों पर ये अधिनियम लागू होगा। लागू होने का मतलब है कि इस अधिनियम में आगे के जो वीडियो बनेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, विद्यालय का क्या अधिकार है, अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, केंद्र के क्या कर्तव्य हैं, राज्य के क्या कर्तव्य हैं। तो ये सारे जो नियम बनाए गए आरटी एक्ट 2009 में, वो सारे नियम इन विद्यालयों पर लागू होंगे। ये एक शर्त है लागू होने की। यह जो अधिनियम है वो अनुदानित, गैर अनुदानित, सीबीएसई से संबंध और राज्य बोर्ड से संबंध सभी विद्यालयों में लागू होगा। दूसरी भाषा में हम बात करें कि कैसे कैसे विद्यालयों पर ये लागू होगा, जहाँ पर 1 से 8 तक शिक्षण करवाया जाता है, तो ऐसे विद्यालय जो अनुदानित हो। अनुदानित विद्यालय का मतलब है कि जैसे सरकारी विद्यालयों में सरकार अपना पैसा लगाती है, उसी तरह से सरकारी सहायता जिन विद्यालयों को मिलती है उनको हम अनुदानित विद्यालय कहते हैं। तो अनुदानित विद्यालयों में भी ये अधिनियम लागू रहेगा। गैर अनुदानित विद्यालयों में भी ये लागू होगा। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंध जितने भी विद्यालय हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध रखने वाले, उन सारे विद्यालयों में लागू होगा। और राज्य बोर्ड यानी विभिन्न राज्यों के जो बोर्ड हैं, जैसे हमारा आरबीएसई है, राजस्थान स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर है, उसमें भी ये लागू होगा। तो राज्यों के, केंद्र के अनुदानित और गैर अनुदानित सभी प्रकार के विद्यालयों में ये अधिनियम लागू होगा। अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम में कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं, क्योंकि 2018 का जो
भर्ती थी जो 2020 में जिसकी परीक्षा हुई थी, 3 ग्रुपों में ए, बी और सी, वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ प्रश्न पूछे गए थे 2018 वाली भर्ती में, वो इसी सेक्शन से पूछे गए थे, यानी धाराओं और अध्यायों से पूछे गए थे, जिसका वीडियो मैंने कल ही आपके लिए अपलोड किया था। उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे कि इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं। इन धाराओं और अध्यायों का नाम क्या है और इनकी डिटेल्स क्या हैं, कौन सी धारा में कौन से नियम बताए गए हैं, कौन सी बात कही गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ इस वीडियो में हम इसका जो परिचय है वो कब लागू हुआ, किस तरह से इसका इतिहास रहा है, लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुई, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 7 अध्याय हैं, उनमें पहला जो अध्याय है उसमें कितनी धाराएं हैं। तो पहला अध्याय है, उसमें धारा 1 और 2। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ ले कि धारा 2 कौन से अध्याय के अंतर्गत आती है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि जो पहला अध्याय उसमें 2 ही धाराएं हैं, धारा 1 और 2। दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय में 3 से 5 तक की धाराओं को सम्मिलित किया गया है। तीसरे अध्याय में धारा 6 से 11 का वर्णन है। चौथे अध्याय में धारा 12 से 28 का वर्णन है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अध्याय है, 12 से 28, लगभग इसमें सबसे ज़्यादा जो धाराएं हैं वो इसी में है। उसके बाद में जो 5वां अध्याय, इसमें धारा 29 और 30। जैसे पहले अध्याय में आपको याद रखने का एक तरीका भी है कि पहले अध्याय में 2 हैं और 5वें अध्याय में भी 2 ही हैं। अध्याय 6 की बात करें तो छठे अध्याय में 31 से 34 धाराओं का वर्णन किया गया है और अध्याय 7 में धारा 35 से 38। तो इस तरह से आपको सारी याद रखनी है। इस तरह से आपके क्लियर है कि 7 तो इसमें अध्याय हैं और 38 इसमें धाराएं हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं। तो आपका जवाब होगा 7 और धाराएं कितनी है, 38। या फिर कौन से अध्याय के अंतर्गत कौन सी धारा आती है, वो सब यहाँ पर हमने देखी। तो ये था आज का एक परिचयात्मक वीडियो। अगले वीडियो में हम इन धाराओं में कौन से नियम हैं, कौन सी धारा में क्या कहा गया है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको बता ही चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।